हेलो दोस्तों, स्टडी आइकॉन में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ 9 मई 2020 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे, जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विशाखापत्तनम गैस रिसाव त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, स्टायरीन। अब दोस्तों स्टायरीन लीक हुई है तो इसके बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एलजी पॉलीमर प्लांट से स्टायरीन गैस रिसाव की दुर्घटना सामने आई है। ये प्लांट विशाखापट्टनम के तटीय शहरी इलाके के लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। क्या है दोस्तों? तो ये प्लांट विशाखापट्टनम के तटीय शहरी इलाके से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। रिसाव का कारण स्टोरेज टैंक के अंदर तापमान में हुए परिवर्तन को बताया जा रहा है। इस रिसाव के कारण लगभग 5 गांव प्रभावित हुए हैं। गैस के 3 किलोमीटर के दायरे में फैलने की वजह से 5 गांवों और लगभग 3000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। सूत्रों के अनुसार 7 मई गुरुवार की सुबह करीब 2 बजे गैस रिसाव हुआ, जिसके बाद यह संयंत्र के पास स्थित आर वेंकटपुरम के आसपास के लगभग 5 गांवों में फैल गई। स्टायरीन गैस के बारे में जानते हैं। स्टायरीन गैस एक रासायनिक यौगिक है जिसे न्यूरोटॉक्सिन्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे एथेनिल बेंजीन, बिनालिन बेंजीन और फिनाइल फ्राइन के रूप में भी जाना जाता है। स्टीरीन गैस का रासायनिक सूत्र C6H5CH2 है। स्टीरीन गैस अत्यधिक ज्वलनशील कच्चे माल स्टीरीन का उप उत्पाद है। स्टीरीन के जलने से निकलने वाली गैस हवा में जहरीली होती है। रासायनिक गुणों के अनुसार स्टीरीन गैस हल्के रंग, कम और हल्की गंध वाला रसायन है। स्टायरीन गैस का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानते हैं। स्टायरीन गैस श्वसन प्रणाली को प्रभावित करती है। इससे छाती में दर्द, हांफना, ऑक्सीजन की कमी और घरघराहट होती है। ये धीरे धीरे फेफड़ों की मांसपेशियों की चलन प्रक्रिया को पूरी तरह रोक देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हो जाती है। स्टायरीन गैस के 10 मिनट तक के निरंतर संपर्क में रहने से मृत्यु हो सकती है। अब यहाँ आंध्र प्रदेश की बात हुई है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो YS जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 8 मई। हर साल विश्व स्तर पर 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। इस दिन को रेड क्रॉस और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC हेनरी डुनेंट की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को समर्पित है जो भोजन की कमी, विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध सहित किसी महामारी से पीड़ित होते हैं। वर्ष 1934 में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रेड क्रॉस ट्रूस से सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया था। उसी सम्मेलन में प्रतिवर्ष 8 मई 1948 को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाए जाने की मंजूरी दी गई थी। साल 1984 में इसे वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे के रूप में मनाए जाने लगे। साल 1984 में इसे वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे के रूप में मनाए जाने के लिए घोषित किया गया था। अब ICRC के अध्यक्ष कौन है? तो पीटर मॉरर। ICRC का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, वंदे भारत मिशन। भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत मिशन नामक सबसे बड़ा निकासी अभियान आरंभ किया है। इस अभियान के अंतर्गत सरकार कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे लगभग 15,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाएगी।
इस मिशन के तहत सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से 7 मई से 13 मई 2020 तक 12 देशों में अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन करेगी। इन 64 उड़ानों में संयुक्त अरब अमीरात से 10 उड़ानें, कतर से 2, सऊदी अरब से 5, यूके से 7, सिंगापुर से 5, अमेरिका से 7, फिलीपींस से 5, बांग्लादेश से 7, बहरीन से 2, मलेशिया से 7, कुवैत से और ओमान से 2, कुवैत से 5 और ओमान से 2 उड़ानें शामिल हैं। फिर से बताते हैं दोस्तों कि इन 64 उड़ानों में संयुक्त अरब अमीरात से 10 उड़ानें, कतर से 2, सऊदी अरब से 5, यूके से 7, सिंगापुर से 5, अमेरिका से 7, फिलीपींस से 5, बांग्लादेश से 7, बहरीन से 2, मलेशिया से 7, कुवैत से 5 और ओमान से 2 उड़ानें शामिल हैं। नागरिक अब उड्डयन की बात हुई है तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉकडाउन में स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मिड डे मील अर्थात दोपहर का भोजन राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार द्वारा अप्रैल से बंद पड़े स्कूलों के बाद अब छात्रों को उनके घर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षकों की मदद से मिड डे मील राशन का वितरण किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के करीब 66,27,000 छात्रों के माता पिता के बैंक खाते में 117 करोड़ रुपए ऑनलाइन हस्तांतरित किए गए हैं। इस डोर टू डोर मिड डे मील योजना के तहत 56,87,000 छात्रों को राशन भी प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश की बात हुई तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन जी हैं। अगला क्वेश्चन है, यूएनईपी द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा को भारत के गुडविल एम्बेसडर का कार्यकाल को बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, 2022। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद दिया मिर्जा के भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल को 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा लोकप्रिय अभिनेत्री संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य की समर्थक भी है। मिर्जा गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल बढ़ने के बाद अब संयुक्त राष्ट्र में स्वच्छ वायु, स्वच्छ समुद्र, वन्यजीव संरक्षण और जलवायु परिवर्तन सहित प्रमुख क्षेत्रों पर संदेश फैलाने के लिए काम करने जा रही हैं। गुडविल एम्बेसडर की भूमिका, इसके बारे में जानते हैं। तो गुडविल एम्बेसडर संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर धन जुटाने, लोगों को साथ लाने जैसे जागरूकता पैदा करना आदि कार्य करते हैं। उनकी सेवा की अवधि 2 साल की होती है। यूएनईपी के तहत गुडविल एम्बेसडर का भुगतान नहीं किया जा सकता, हालांकि उन्हें प्रतिवर्ष $1 का प्रतीकात्मक भुगतान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा उन्हें सभी यात्रा भत्ते भी प्रदान किए जाते हैं। अभी हाल ही में राव गिब्स का निधन हो गया, वह किससे संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, फिल्म। दोस्तों ए है राव गिब्स, इनका ही अभी हाल ही में निधन हो गया और ये फिल्म से संबंधित थे। इनके बारे में जानते हैं। तो जाने माने निर्देशक और कई पिक्चर एनिमेटेड फिल्म की कहानी लिखने वाले राव गिब्स का निधन हो गया। उन्हें कई प्रसिद्ध पिक्चर फिल्मों के लिए जाना जाता है, जिसमें टॉय स्टोरी 2, फाइंडिंग नेमो, मास्टर्स यूपी, वॉल ई इनसाइड आउट टू ऑनवर्ड शामिल है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में जान गंवाने वाले की स्मृति और सम्मान का दिन किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 8 से 9 मई। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, चीन ने कौन सा अपना नया रॉकेट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, लॉन्च मार्च 5B। चीन ने चांद पर लैंडिंग की योजना के तहत अपने नए रॉकेट लॉन्च मार्च 5B को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा दिया है। यह रॉकेट वेनचांग लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया है, जो चीन के हैनान द्वीप पर स्थित है। रॉकेट एक विशाल अंतरिक्ष यान है और जिसकी तुलना नासा के विशाल अंतरिक्ष ओरियन कैप्सूल से की जा रही है।
यह रॉकेट भविष्य में 2022 तक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने में चीन की मदद करेगा। इसके अलावा यह रॉकेट लॉन्च चीन को टैंगोंग नामक एक विशाल अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने की योजना में सहायता करेगा। टैंगोंग चीन का अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम है। चीन की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग। चीन की मुद्रा है रेनमिनबी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपने देश की मुद्रा को बदलने का ऐलान किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 ईरान। ईरान की सरकार ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर टोमन रखने का फैसला किया है। बिल के तहत ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा रियाल टोमन में बदल जाएगा, जिसमें एक तोमान 10,000 रियाल्स के बराबर होगा। रियाल से 4 जीरो हटाने की बातें साल 2008 से चल रही थी, लेकिन इसको मजबूती साल 2018 में तब मिली जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 में ईरान के साथ हुई न्यूक्लियर डील को मानने से मना कर दिया और इस पर फिर से कड़ी प्रतिबंध लगा दिए थे, क्योंकि वर्तमान में रियाल अपनी 60% से ज़्यादा वैल्यू खो चुका है। ईरान में कमजोर करेंसी और उच्च मुद्रास्फीति के वजह से साल 2017 में देश भर में जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे। अब ईरान की बात हुई तो ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी जी। अगला क्वेश्चन है, किसने आयुष संजीवनी नामक ऐप का शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कोविड-19 के उपचार के लिए आयुष आधारित आयुर्वेद से जुड़ी पद्धतियों पर क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज और आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इस एप्लीकेशन को आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी अर्थात आयुष और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप कोविड की रोकथाम के लिए आयुष चिकित्सा प्रणालियों के उपयोग की स्वीकृति तथा जनसंख्या के बीच इसके प्रभाव से जुड़े डेटा बनाने में काफ़ी उपयोगी साबित होगा। इस ऐप के जरिए 50 लाख लोगों के डेटा जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। अब आयुष की बात हुई तो आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथी मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? तो श्रीपद येसो नाइक जी हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 8 मई। हर साल 8 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड थैलेसीमिया डे यानी विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। यह दिन थैलेसीमिया रोग की रोकथाम करने के उपायों, ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में समाज और दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2020 कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से मनाया गया। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2020 का थीम क्या है? तो द डाउनिंग ऑफ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया, टाइम फॉर ए ग्लोबल इफोर्ट टू मेक नोवेल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स। विश्व थैलेसीमिया दिवस का इतिहास क्या है? तो विश्व थैलेसीमिया दिवस वर्ष 1994 से हर साल मनाया जा रहा है। इसके अलावा इस दिन थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस के लिए कई विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य आम लोगों जैसे रोगी संस्थाओं, लोक प्राधिकरणों, स्वास्थ्य पेशेवरों और उद्योगों के प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए रोग की रोकथाम, प्रबंधन या उपचार से संबंधित एक विशेष विषय पर विचार विमर्श को बढ़ावा देने के साथ साथ कार्यों को भी बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों अर्थात शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में काम करने वाली कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है। इस फैसले के बाद जो लोग इस साल 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे, वे अब 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और जो सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू है। सरकारी और सहायक प्राप्त शिक्षण संस्थान में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों और संवैधानिक वैधानिक निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्थानीय निकायों, बोर्डों, आयोगों और समाजों के कर्मचारियों पर लागू होगा।
तमिलनाडु की बात हुई, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो एडप्पादी के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। दोस्तों आज यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा दिए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो का अगर PDF डाउनलोड करना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो के PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं और कम समय में इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।